हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर मेजर पेपर 6 पॉलिटिकल साइंस। तो मेजर पेपर 6 में जितना भी टॉपिक बच गया था जो कि हम क्वेश्चन नहीं करवा पाए थे उसको टॉपिक से, तो आज की इस क्लास में हम बचा हुआ जितना भी टॉपिक था उसी से रिलेटेड सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आज आपका मेजर 6 कंप्लीट करा दिया जाएगा, सारे टॉपिक से रिलेटेड सारा क्वेश्चन करा दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना है आप सभी को। तो एग्ज़ाम से पहले इन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करके तब एग्ज़ाम देने जाना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका सवाल पूछा है, शास्त्रीय या पारंपरिक प्रशासनिक सिद्धांत को समझाइए, यानी क्लासिकल या ट्रेडिशनल थ्योरी को समझाना है आपको। तो इसमें आपको लिखना है कि शास्त्रीय प्रशासनिक सिद्धांत वह दृष्टिकोण है जिसमें प्रशासन को एक मशीन की तरह देखा गया है। प्रशासन को क्या किया गया है? मशीन की तरह देखा गया है और माना गया है कि यदि काम को स्पष्ट नियम, अनुशासन और व्यवस्था के अनुसार किया जाए तो प्रशासन बहुत प्रभावशाली बन सकता है। प्रशासन बहुत प्रभावी बन सकता है। एक मिनट। तो इस सिद्धांत में संगठन के ढांचे, आदेश की श्रृंखला, एक व्यक्ति एक आदेश, नियंत्रण, अधिकार और जिम्मेदारी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका उद्देश्य था कि प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह व्यवस्थित तरीके से चले और कर्मचारियों से अधिक उत्पादन कराया जा सके। यह सिद्धांत आधुनिक प्रशासन की नींव मानी जाती है, हालांकि इसे मानव भावनाओं की अपेक्षा के लिए आलोचना भी मिली। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इतना आंसर लिखना है कि शास्त्रीय प्रशासनिक सिद्धांत क्या है। तो आपको इतना ये सब लिखना है पूरा। चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से आप क्या समझते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत जिसे फ्रेडरिक टेलर ने दिया, काम को वैज्ञानिक ढंग से करने पर जोर देता है। ये जो सिद्धांत है आपका, ये काम को वैज्ञानिक ढंग से करने पर जोर देता है, यानी वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत क्या करता है? ये काम को वैज्ञानिक ढंग से करने पर जोर देता है। टेलर का मानना था कि अगर किसी भी कार्य को छोटे से छोटे हिस्सों में बांटकर वैज्ञानिक तरीके से मापा जाए, समय अध्ययन किया जाए और सही उपकरण दिए जाए तो काम तेज और बेहतर होगा। इसके अनुसार कर्मचारी की सही चयन, प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और प्रोत्साहन से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यह सिद्धांत दक्षता, समय की बचत और अधिक उत्पादन पर आधारित है। हालांकि इसकी आलोचना इस बात के लिए होती है कि यह कर्मचारी को मशीन की तरह देखते हुए उनके मानवीय पक्ष को अनदेखा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है मानव संबंध सिद्धांत, यानी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को समझाइए। तो मानव संबंध सिद्धांत प्रशासन में मानव भावनाओं, मनोविज्ञान, प्रेरणा और सामाजिक संबंधों के महत्व को अध्ययन करता है। यह एल्टन मेयो के हॉथॉर्न प्रयोग पर आधारित है और कहता है कि यदि कर्मचारियों के साथ सम्मानपूर्ण संबंध, अच्छा कार्य वातावरण, आपसी सहयोग और संचार हो तो उनका काम बेहतर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी केवल पैसे के लिए ही नहीं बल्कि सम्मान, पहचान और अपमान पाने के लिए भी काम करते हैं। तो इसलिए प्रशासनिक प्रबंधन में मानवीय संबंध, समूह भावना और नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ तक आंसर लिखना है। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 4 है नौकरशाही सिद्धांत, यानी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को समझाना है। तो मैक्स वेबर द्वारा दिया गया नौकरशाही सिद्धांत बताता है क्या? ये जो सिद्धांत है ये दिया गया है मैक्स वेबर के द्वारा। तो ये सिद्धांत बताता है कि प्रशासन एक नियम आधारित और अनुशासित संरचना होना चाहिए। प्रशासन कैसा होना चाहिए? तो प्रशासन एक नियम आधारित और अनुशासित संरचना होना चाहिए
तो इस सिद्धांत में स्पष्ट नियम, निश्चित पदानुक्रम, प्रशिक्षण, विशेषज्ञता, पदों का विभाजन और स्थिर वेतन को प्रशासन की नींव माना गया है। तो नौकरशाही का मुख्य उद्देश्य ये है कि निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि नियमों और कानूनों के अनुसार हो, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। हालांकि इसकी आलोचना इस बात के लिए होती है कि ज़्यादा नियम और कागजी कार्रवाई काम को धीमा और कठोर बना देता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, इकोलॉजिकल अप्रोच क्या है? तो पारिस्थितिक दृष्टिकोण प्रशंसा को उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वातावरण के साथ जोड़कर देखता है। तो पारिस्थितिक दृष्टिकोण क्या करता है? तो प्रशासन को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक वातावरण के साथ जोड़ करके उसको देखता है। तो इस दृष्टि के अनुसार प्रशासन अकेला नहीं होता, बल्कि वह जिस समाज में काम करता है उसी से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए किसी देश की संस्कृति, जनसंख्या, जलवायु, तकनीक और राजनीतिक व्यवस्था, ये सब प्रशासन के तरीके को बदलती है। इसीलिए प्रशासन को हमेशा पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालना चाहिए। तो यह दृष्टिकोण प्रशासन को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़कर समझाता है। तो ये जो दृष्टिकोण है प्रशासन को समझाता है कि प्रशासन को पर्यावरण के हिसाब से ढालना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। अभी अगला सवाल है, निर्णय निर्माण प्रक्रिया यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझाइए। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का क्या मतलब है? तो निर्णय निर्माण प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। निर्णय निर्माण प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। तो यह प्रक्रिया बताती है कि किसी समस्या को समझकर उसके विकल्पों का विश्लेषण करना, सबसे उपयुक्त समाधान कैसे चुना जाए, निर्णय लेने में जानकारी इकट्ठा करना, स्थिति का अध्ययन करना, विकल्पों को तौलना और फिर व्यवहारिक समाधान चुनना शामिल होता है। साइमन का सिद्धांत कहता है कि मनुष्य सीमित जानकारी के आधार पर संतोषजनक निर्णय लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाउंडेड रेशनैलिटी कहते हैं। तो सरल भाषा में अगर हम बोले तो निर्णय निर्माण का वह प्रक्रिया है जिसमें प्रशासन समस्याओं के लिए सबसे अच्छा रास्ता खोजता है। अगर कोई भी समस्या हो तो उसका सबसे अच्छा रास्ता ढूंढता है प्रशासन। उसी को हम बोलते हैं निर्णय निर्माण प्रक्रिया यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप सभी को यहाँ तक लिखना था। अभी क्वेश्चन नंबर 7 है, वित्तीय प्रशासन क्या है? तो वित्तीय प्रशासन का क्या मतलब होता है? तो वित्तीय प्रशासन सरकार की आय, व्यय और वित्तीय नीतियों का पूरा प्रबंधन है। इसमें संसाधनों का संग्रह, खर्च की योजना, बजट बनाना, बजट लागू करना, लेखा परीक्षा और वित्तीय नियंत्रण शामिल है। इसमें क्या होता है कि ये सभी चीज शामिल है। किसमें शामिल है? तो वित्तीय प्रशासन में। तो वित्तीय प्रशासन का उद्देश्य होता है कि सरकारी पैसे का सही उपयोग हो और हर खर्च पारदर्शित रहे। यह पूरे प्रशासन का आर्थिक आधार माना जाता है, क्योंकि बिना वित्तीय प्रबंधन के कोई नीति लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, बजट का निर्माण और क्रियान्वयन समझाइए, यानी फॉर्मेशन एंड एक्सक्यूशन ऑफ बजट। इसके बारे में आपको समझाना है। तो बजट निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार अपनी आय और अगले वर्ष के खर्च की योजना बनाती है। तो बजट का नाम तो आप सभी सुने भी होंगे। तो बजट निर्माण क्या है? तो बजट निर्माण वह प्रक्रिया जिसमें सरकार क्या करता है, अपनी आय को और होने वाले अगले वर्ष में जो खर्चा होता है उसकी ये योजना को बनाता है सरकार। तो पहले विभिन्न विभाग अपना अनुमान भेजते हैं, फिर वित्तीय मंत्रालय उन्हें मिलकर एक वार्षिक बजट तैयार करता है। तो पहले क्या होता है? पहले होता है कि विभिन्न विभाग अपना अपना अनुमान
भेजता है। फिर क्या होता है कि वित्तीय मंत्रालय जो है वो मिलकर के क्या करते हैं, एक वार्षिक बजट तैयार करते हैं और संसद में पेश करते हैं। तो संसद की मंजूरी के बाद बजट को लागू किया जाता है। तो बजट के क्रियान्वयन में पैसा विभागों को जारी किया जाता है, उनके खर्च की निगरानी भी की जाती है और नियम के अनुसार कार्य चलाया जाता है। और साल के अंत में लेखा परीक्षा यानी ऑडिट के माध्यम से यह देखा जाता है कि पैसे सही तरीके से खर्च हुआ है या फिर नहीं हुआ, या फिर कोई धांधली हुआ है, इन सब पर नज़र रखा जाता है। तो इस प्रकार बजट सरकार की योजनाओं को धरातल और उतारने का मुख्य साधन है। तो बजट क्या है, सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का मुख्य साधन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप सभी को यहाँ तक लिखना था। अभी क्वेश्चन नंबर 9 है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग क्या है। तो अब इसको समझाना है। तो अकाउंटिंग का मतलब होता है कि सरकार या किसी भी संगठन की जो आय है या फिर इनकम है उसका एक व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना, इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें यह लिखा जाता है, इसमें यह दर्ज किया जाता है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ खर्च हुआ और कितना बचा हुआ है, इन सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है। कहाँ पे, तो अकाउंटिंग में। तो यह प्रशासन के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि सरकारी योजनाओं पर कितना पैसा खर्च हो रहा है और उसका सही उपयोग हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों पर निगरानी रखा जाता है। तो ये जो अकाउंटिंग है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब आपको समझना है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होता है, तो ऑडिटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड की जांच की जाती है। मतलब पहले क्या होता है कि सरकार की आय पर या फिर व्यय पर क्या व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाता है। अब उस रिकॉर्ड का जांच करना, तो उसी को हम बोलते हैं ऑडिटिंग। पहले अकाउंटिंग किया जाता है, यानी उन सभी को कहाँ कितना क्या खर्च हुआ इन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है। रिकॉर्ड रखने के बाद उसका जांच किया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड की जांच की जाती है। तो इसका उद्देश्य यह है कि यह देखना होता है कि कहीं धोखाधड़ी, गलत या अनियमितता तो नहीं हुई है। तो इसका उद्देश्य क्या है, ऑडिटिंग का उद्देश्य होता है कि ये देखरेख करता है कि कहीं पैसा में धोखाधड़ी तो नहीं हो रहा है, कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है पैसा का या फिर रिकॉर्ड का। ये सब देखने का काम ऑडिटिंग का होता है। तो ऑडिटिंग जनता के पैसे के सही उपयोग को सुनिश्चित करती है और सरकार को जवाबदेह बनाती है। तो इस तरह अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रशासन को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप सभी को यहाँ तक लिखना है। अभी अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण यानी CAG। तो CAG का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये है CAG का फुल फॉर्म। तो इसकी भूमिका के बारे में आपको समझाना है। तो CAG भारत का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है जो सरकार के पूरे वित्तीय खर्च की जांच करता है। यह संसदीय प्रणाली में एक वॉचडॉग की तरह काम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के पैसे का गलत उपयोग न करके CAG न करे। CAG सभी मंत्रालयों, विभागों और सरकारी उपक्रमों, पंचायतों और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करता है, मतलब जांच करता है। इसके रिपोर्ट संसद और विधानसभाओं में पेश की जाती है, जिनके आधार पर सरकारी विभागों से जवाब मांगा जाता है। CAG का काम निष्पक्ष और स्वतंत्र होता है, इसीलिए संविधान ने उसे उच्च दर्जा और सुरक्षा प्रदान की है। सरल भाषा में कहे तो CAG का मतलब है कि CAG देश के वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता का संरक्षक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप सभी को यहाँ तक लिखना था। अभी अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 11, प्रशासन में ईमानदारी क्यों महत्वपूर्ण है। तो प्रशासन में ईमानदारी का मतलब है कि अधिकारी अपने काम को नैतिक मूल्यों, सत्य और नियम और कर्तव्य के अनुसार करे। यह प्रशासन की आत्मा मानी जाती है, क्योंकि जनता का भरोसा तभी बनता है जब अधिकारी ईमानदार हो।
यदि प्रशासन में भ्रष्टाचार फैल जाए, अब फैसले पैसा या निजी लाभ के लिए होने लगे और नियमों का पालन न हो तो पूरा सिस्टम जनता के हितों के खिलाफ हो जाता है। तो इसीलिए ईमानदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रशासन में ईमानदार लोग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ईमानदार अधिकारी होना ज़रूरी होता है। तो ईमानदारी से काम करने वाले प्रशासन देश के विकास को तेज करता है, सेवाओं को समय पर पहुंचाता है और जनता का विश्वास मजबूत करता है। तो जो ईमानदारी से काम करते हैं प्रशासन में, वो क्या करते हैं कि देश के विकास को तेजी से बढ़ाते हैं और सेवाओं पर भी सेवा समय पर पहुंचाते हैं और जनता का विश्वास भी जीतते हैं। इसीलिए हर प्रशासनिक तंत्र में नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता और जवाबदेही और सही व्यवहार को विशेष महत्व दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप सभी को यहाँ तक लिखना है। अभी अगला सवाल है आपका, नागरिकों की शिकायत निवारण यानी रेडरेसल ऑफ सिटीजन ग्रीवेंस क्या है। तो नागरिकों की शिकायत निवारण क्या है, तो ये आपको समझाना है। तो शिकायत निवारण वह प्रक्रिया है जिसमें जनता अपनी समस्या या फिर सरकारी विभागों की गलतियों की शिकायत को दर्ज करवाता है। तो प्रशासन उनका समाधान निकालती है। जो भी शिकायत होता है उनका समाधान निकालने का काम प्रशासन का होता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बहुत आवश्यक है क्योंकि सरकार जनता के लिए है और जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान होना उनकी जिम्मेदारी है। मतलब तुरंत उनका समाधान निकालना उनका जिम्मेदारी होता है। तो शिकायतें कौन कौन सी होती है, जैसे कि भ्रष्टाचार, गलत बिल, देरी या लीकेज या फिर सरकारी सेवाओं का न मिलना, अधिकारियों का गलत व्यवहार, ये सभी क्या है, ये सभी जनता की शिकायत होती है। तो इन सब तरीके का शिकायत है जो कि जनता करते हैं। तो इन शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन या फिर ऑनलाइन पोर्टल या फिर जनसुनाव, लोकसभा केंद्र, आरटीआई और लोकपाल या फिर लोकायुक्त जैसी संस्थाएं बनाई गई है। ये सभी शिकायतों का निवारण हो सके इसीलिए ये क्या किया गया है, ये सभी शिकायतों के लिए ये सब कुछ पोर्टल बनाया गया है, कुछ ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है। तो शिकायत निवारण से सरकार की कार्यकुशलता बढ़ती है और जनता का विश्वास मजबूत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप सभी को यहाँ तक लिखना है। अभी अगला सवाल है, लोकपाल क्या होता है और इसका महत्व भी समझाना है। तो लोकपाल एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है जो केंद्र सरकार के अधिकारों और मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करती है। यह जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के लिए बनाई गई है। तो लोकपाल को किस लिए बनाया गया है, तो लोकपाल को बनाया गया है जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के लिए। तो लोकपाल का काम है कि शिकायतों की जांच करे, भ्रष्टाचार की पुष्टि होने पर कार्रवाई का आदेश देना और प्रशासन को जवाबदेह बनाना, ये काम है आपका लोकपाल का। तो यह किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करता है। लोकपाल के आने से जनता है यह भरोसा मिलता है, लोकपाल के आने से जनता को भरोसा मिलता है कि उनके भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को सुना जाएगा और दोषी पर कार्रवाई किया जाएगा। तो यह प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप सभी को यहाँ तक लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, लोकायुक्त क्या है। तो लोकायुक्त क्या है और इसकी भूमिका भी स्पष्ट करना है। तो लोकायुक्त का मतलब है कि लोकायुक्त राज्य सरकारों में बनाई गई संस्था है जो राज्य स्तर पर अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं दुरुपयोग की शिकायत की जांच करता है। तो ये लोकायुक्त जो है ये राज्य स्तर पर काम करता है। तो यह लोकपाल की तरह ही जनता का संरक्षक माना जाता है। जैसे लोकपाल था वैसे ही इसको भी जनता का संरक्षण माना जाता है, लेकिन ये राज्य स्तर पर काम करता है। तो राज्य स्तर पर होने वाले जो भी भ्रष्टाचार होते हैं, भ्रष्टाचार के मामले या फिर शिकायत होता है, ये उनकी जांच करता है और उनके लिए ये काम करता है और उसके सुझाव मानकर सरकार के लिए आवश्यक होता है और उसके सुझाव मानना सरकार के लिए आवश्यक होता है।
अभी आगे लिखा है आपका लोकायुक्त की भूमिका राज्य प्रशासन को साफ सुथरा रखना, अधिकारियों की जवाबदेही तय करना और जनता को न्याय दिलाना है। तो लोकायुक्त का ये सभी काम है। तो इसके प्रशासन में डर भी बनता है, इससे प्रशासन में डर भी बनता है और गलत काम करने पर उनकी जांच भी होती है। तो लोकायुक्त का ये सभी काम है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप सभी को, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप सभी को यहाँ तक लिखना था। तो मेजर 6 आप सभी का कंप्लीट हो चुका है। जितना भी क्वेश्चन था, जितना भी टॉपिक था, सबसे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो आप सभी को क्या करना है कि एक बार इसको रिवाइज कर लेना है, उसके बाद ही कल एग्जाम देने के लिए जाना है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेजर 6, मेजर 5 और मेजर 7 जो भी वीडियो चाहिए आप सभी को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जा कर के चेक करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।